सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बोला कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर 15,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। बिना उन कंप्लेंट्स का निपटारा किए उन्होंने सर्टिफिकेट्स कैसे बांट दिए जिन स्टेट्स में बीजेपी जीती है? किस कैपेसिटी में उन्होंने वो सर्टिफिकेट्स बांटे? अभी तक वो उन कंप्लेंट्स का निपटारा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला कि जिस पोर्टल पर ये कंप्लेंट्स आती हैं वो पोर्टल ही बंद कर दिया चुनाव आयोग ने। ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि ये जो सरकार बनी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको बनने का कोई अधिकार नहीं था। और उन्होंने चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा संगीन आरोप लगाए हैं। क्या बोला नरेंद्र मिश्रा ने आपके स्क्रीन पर? जो अभी गवर्नमेंट बनी हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चुनाव आयोग खुद भी देख रहा है कि वो खुद गलत में फंस चुका है। अब ये देखना है कि कितना उसके ऊपर कॉस्ट लगती है, कितना पेनल्टीज लगती है। तो कुछ भी कर सकते हैं और इतना जेन्युइन पर्सन के सामने केस लगा हुआ है। मैं आज हम लोग मेंशनिंग के प्लान में थे। कल भी मैं मीडिया के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था, पूरे देश के लोगों को। और आज हम CGI कोर्ट में गए थे मेंशनिंग करने के लिए। हम लोग 40-50 वकील सारे लोग गए थे। मैटर जो है तो लिस्ट है कल के लिए और परसों, दोनों दिन के लिए लिस्ट हो रहा है। तो हमारा आगे का प्रोसेस जो अभी हमें फिर से CGI ऑफिसर्स, कोर्ट के जितने ऑफिसर्स से सब ने कन्वे कर दिया है कि इंटायर थिंग्स हैज़ बीन डन। तो उसमें हम आगे कर रहे हैं लिस्ट। जब कंप्लेंट हमारी डिसाइड नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन के पास किस सेक्शन में, किस आर्टिकल्स में इतना बड़ा पावर है कि आप पब्लिक के वोटर का जो वायलेशन है उसको करके सीधा जो है तो किसी गवर्नमेंट को इनलीगल तरीके से उसको डिक्लेयर कर दो, रिजल्ट घोषित कर दो। यदि मेरे कंप्लेंट्स पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में तो ये सारी चीज़ें जो है तो उसको डिसाइड होनी चाहिए। बिना डिसाइडेड आपने कैसे सर्टिफिकेट बांट दिया, कैसे सारी चीज़ों को आपने रेगुलराइज कर दिया? इसका मतलब हो गया कि जो अभी गवर्नमेंट बनी हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो आपने वोटिंग जो इलेक्टर सारे सर्टिफिकेट्स बांटे हैं वो इनवैलिड है। चुनाव आयोग खुद भी देख रहा है कि वो खुद गलत में फंस चुका है। अब ये देखना है कि कितना उसके ऊपर कॉस्ट लगती है, कितना पेनल्टीज लगती है, क्या उसके ऊपर सारी चीज़ें इम्पोज की जाती है। तो वो तो आप लोग खुद ही देखेंगे सारा क्या होता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर कंप्लेंट। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने वाला उसका जो पोर्टल होता है वो भी बंद हो गया कुछ टाइम के बाद। बहुत सारे एप्लीकेशंस और कंप्लेंट बढ़ रही हैं तो इसको जो है तो बंद कर दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों को तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाया है और बहुत सारे लोगों का फिजिकल मोड पर पड़ा हुआ है। जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट सारे हमसे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमें सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कई मुझे सर्टिफिकेट आए भी हैं, जस्ट आई एम सीइंग हियर कि उस सर्टिफिकेटों में प्रॉपर लिखा गया है कि जो है तो 99% बैटरी, 75% बैटरी, कितने परसेंट चार्ज है। जब चुनाव ख़त्म हुआ तो उस समय पर इनको दिया गया है। ये आप लोग देखना ज़रा, आप लोगों के माध्यम से मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ। जस्ट वेट, ये धोनी विधानसभा है, जस्ट आई एम सीइंग देयर। अब उसमें देखिए परसेंटेज साथ तो बैटरी, जब चुनाव हुआ है तो आप देखिए कितने परसेंट बैटरी लिखी गई है। यानी चुनाव जब EVM को पैक किया गया तो कितने परसेंट चुनाव में बैटरी थी आप लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ आपके माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है बैलेट यूनिट नंबर सो एंड सो। फिर उसके बाद देखिए कि VVPAT नंबर सो एंड सो। अब इसके साथ आप देखते चलिए, फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर बैटरी परसेंट मतदान पूर्व 99%। दे द सीन हियर। ये आपको मैं लास्ट लाइन मूव कर रहा हूँ, आप देखिए, दे द मेंशन बिफोर यू। तो ये देखिए फिर मतदान के बाद ये कह रहा है कि मतदान के बाद देर 75% है। मतदान के बाद 75% थी। अब आप सोचिए कि देर मतलब बिफोर ऑफ द काउंटिंग हाउ कैन इट इज़ द पॉसिबल कि 75% सिर्फ बच रही है बैटरीज। दोस्तों, साथ ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बोला जो रिसेंटली मोदी सरकार बिल लेकर आई है, जिस बिल के तहत चुनाव आयोग को नियंत्रण करने का ये जो बिल है, मोदी सरकार ऐसा क्यों लाई है? अगर वाकई दोस्तों मोदी लहर है, अगर बीजेपी की लहर है तो ये बिल जिसके तहत इलेक्शन कमीशन सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा, तो इस तरह का बिल उन्होंने क्यों लाया? अगर बीजेपी मानती है कि 10 साल के बाद आज भी मोदी लहर है, उन्होंने 2022 तक 25 बड़े वादे किए थे और उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, वो आज भी मोदी लहर है। जब 2014 में मोदी आए थे तो उन्होंने बोला था 2 करोड़ हर साल नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख खाते में आएंगे, वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी मोदी लहर है। उन्होंने बोला कि हर घर में पानी का कनेक्शन होगा, कोई कनेक्शन नहीं पहुंचा, आज भी मोदी लहर है। उन्होंने बोला 24 घंटे बिजली होगी, दिल्ली को और पंजाब को छोड़कर कहीं भी नहीं है, दिल्ली से सटे नोएडा में पावर कट्स हैं और आज भी मोदी लहर है। उन्होंने बोला 2022 तक जो रेल से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स, वो शून्य हो जाएंगे। आपने देखा बालासोर और मध्य प्रदेश कितनी हमारे लोगों की जानेंगी,
उसके बावजूद भी मोदी लहर है। उन्होंने बोला था काला धन विदेशों से वापस आएगा और यहीं के लोग जो है पैसा लूट कर विदेश भाग गए, कोई काला धन वापस नहीं आया। उसके बावजूद भी मोदी लहर है। इस तरह के 25 वादे उन्होंने किए और एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके बाद भी मोदी लहर है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने जो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, राघव चड्ढा ने क्या बोला आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजॉरिटी से सरकार ले सकती है। इसमें सर्वसम्मति से फैसला नहीं लेना, यूनानिमिटी से फैसला नहीं लेना। सरकार चाहे तो 2:1 से कोई भी फैसला ले सकती है, यानी कि सारा नियंत्रण कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे, ये सरकार के हाथ में आ जाता है। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। तब आप ही सोचिए, 3 मेंबरी समिति है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मान लेते हैं हमारे सदन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके सदस्य हैं, और 3rd मेंबर अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री यहां बैठे हैं वो हैं। अब इनकी बैठक चल रही है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। खड़गे साहब कहते हैं कि मैं रमेश को नहीं, सुरेश को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। क्या अर्जुन मेघवाल जी जो इसी सरकार के कानून मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी को ये कह सकते हैं कि नहीं 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 प्रधानमंत्री जी, रमेश ठीक नहीं है, खड़गे साहब ने जिसको नॉमिनेट किया है सुरेश, मैं भी उसी के हक में वोट देता हूं, उसका चयन हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने? ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो एक प्रकार से निष्पक्षता और स्वतंत्रता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म करने का काम ये करती है। दोस्तों, अगर बीजेपी मानती है कि आज भी मोदी लहर है, आज भी बीजेपी की लहर है, तो बीजेपी को इस तरह के बिल नहीं लाने चाहिए थे। ईवीएम्स पे अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर बीजेपी मानती है कि मोदी लहर है, अगर बीजेपी मानती है बीजेपी की लहर है, तो बीजेपी ईवीएम्स को किनारा करके पोस्टल बैलेट से इलेक्शंस करवाए। क्योंकि जिन देशों ने इसका इन्वेंशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, आज उन देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आपको पता होना चाहिए वोट्स नहीं पड़ते। पोस्टल बैलेट का वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है सरकारों को चूज करने के लिए, सरकारों को इलेक्ट करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार, जो बीजेपी की सरकार 2014 से इल्ज़ाम लगाती थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर, आज वही सरकार, आज वही बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट कराने पे आमादा है। ऐसा क्यों? दोस्तों, अब आपने डिसाइड करना है कि हिंदुस्तान में आने वाली लोकसभा इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़े या पोस्टल बैलेट से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।